नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रमोद चौरड़िया है। मैं मानव मिलन संस्थान का प्रेसिडेंट हूँ, साथ ही जैन श्वेतांबर संघ त्रिवेणी नगर का भी प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ में मेरे अभी बहुत करीब के मित्र विनय जी लोढ़ा भी यहाँ पर हमारे साथ देने के लिए आए हैं। आप मानव मिलन संस्थान के सेक्रेटरी हैं और महावीर विकलांग सहायता समिति के ट्रेजरर भी हैं। और हमारे सामने बैठे हैं परम आदरणीय डॉक्टर ललित जी मोदी, और हमारे साथ में आकांक्षा जी राजपुरोहित भी बैठी हुई है। डॉक्टर साहब, सामान्य जो रोगी आते हैं आपको हड्डी रोग से संबंधित दिखाने के लिए आपके ओपीडी केंद्र में, वो किस तरह के मरीज आते हैं या समस्या लेकर के, और आप उसका निवारण किस हिसाब से करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानी जो है जिसको लेकर मरीज़ हमारे पास सामान्यतः ओपीडी में आते हैं, वो सबसे कॉमन समस्या है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द ऐसी समस्या है जो ओल्ड एज में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन है ही, बट आजकल यंग पेशेंट्स में भी नी पेन काफ़ी कॉमनली मिलते हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं लो बैक पेन, कमर में दर्द। कमर में दर्द होने का मेन कारण जो होता है वो उनका लाइफ स्टाइल होता है, उनका गलत पोस्चर, उनका जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिस कारण से उनकी मसल टोन कम होती है, ये उसका सबसे कॉमन कारण है। तो जो भी पेशेंट बैक पेन से पीड़ित होते हैं उनको एक्चुअली फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे पास डॉक्टर आकांक्षा जो हमारे यहाँ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो उनको बहुत ही अच्छे से फिजियोथेरेपी समझाते हैं, और उन फिजियोथेरेपी को करके मोस्ट ऑफ द पेशेंट वापस पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। इवन हमें बैक पेन के पेशेंट्स को दवा भी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज के बारे में डॉक्टर आकांक्षा आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगी। ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं कमर दर्द और घुटने के दर्द को लेकर, तो शुरू में एक्सरसाइज जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे उनके कमर में भी काफ़ी राहत मिल जाती है, और टेक्निकली हम उनको ये सिखाते हैं कि आपको अपनी रूटीन लाइफ में पोस्चर को कैसे करेक्ट रखना है। जो बैक पेन से रिलेटेड पेशेंट होते हैं या जो घुटने के दर्द को लेकर जो पेशेंट आते हैं, उन्हें हम ये सिखाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है उठते बैठते वक्त, चलते वक्त, या आपको लंबी वॉक के लिए जाना है तो आपको किस तरह के फुटवेयर्स कैरी करने हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो आजकल लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, उस चीज़ के बारे में हम उनको गाइडेंस देते हैं, और टेक्निकली उनको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करना है उसका एक प्रॉपर वे में गाइडेंस देते हैं। तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, और एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपने जो उत्तर दिया उससे मेरा एक प्रश्न और उपजा है, क्या कि बैक पेन संबंधी जो समस्या है वो फिजियोथेरेपी से कंप्लीट रूप से दूर हो जाती है, या उसको टाइम पीरियड के लिए ही अपने मतलब रोक सकते हैं? कमर दर्द की जो समस्या होती है उसमें वो फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें को आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है कि आप एवरीडे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हमने जो बोला है जैसे आपको गर्म पानी का सेक करना है, या इस तरह की जो चीज़ें होती है, अगर आप दिन में 1-2 बार उसको मेंटेन करते हुए रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उससे आपको कमर दर्द से राहत मिल जाती है, आप उसको रोक लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक मेरा छोटा सा ये प्रश्न है कि कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है डॉक्टर साहब, आप सब जानते हैं आजकल सबको मोबाइल और कंटिन्यू मोबाइल पकड़ करके, और उसमें मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर से 12 घंटे तो मोबाइल पे ही निकलते हैं आम आदमी के। तो क्या अगर हमें मोबाइल पकड़ना है तो हमें उसमें पोस्चर का ध्यान रखना है, हमें चलना है, हमें सब लोग ऑफिशियल में अगर किसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बैठ करके सारा डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हो गया कि उसके बिना रह भी नहीं सकते। मोबाइल, लैपटॉप्स इसका ज़माना है और इसके बिना रह भी नहीं सकते। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें कि हम इन लोगों का यूज़ करते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए भी हम इन पोस्चर्स को अपना राइट पोस्चर कर सके और इन प्रॉब्लम से निजात पा सके? तो अभी ज़्यादातर जो वर्किंग लोग होते हैं और जो आज की जनरेशन होती है, उनकी लगातार 8 से 9 घंटे की अगर सिटिंग जॉब है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लगातार मत बैठो, आप बीच बीच में आप उठते रहिए। हर 1 से 1.5 घंटे में आप उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, टहल के आप आइए, फिर बैठिए, अपना काम कीजिए। और उसके बाद में आपकी जो चेयर्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो कंफर्टेबल होनी बहुत ज़रूरी है, और जो टेबल का लेवल होता है वो बहुत ही आपका सही वो साइज़ होना चाहिए टेबल का, सो दैट आप एक अपनी बॉडी का प्रॉपर एंगल आप मेंटेन कर सकते हैं। और लैपटॉप जो होता है वो आपकी आईज़ के सीधा लेवल पे होना चाहिए,
सो दैट Okay. आपकी आईज पे भी प्रेशर्स नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए, चेयर और टेबल जो होती है उनकी साइज़ को चेंज करते हुए, और फिर बीच बीच में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहिए। स्ट्रेचिंग जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। तो आप स्ट्रेचिंग रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में और इवनिंग में आप करते रहिए, और अगर आपको दोपहर में टाइम मिलता है तो बीच में उसके लिए भी टाइम निकालिए और आप अपना काम करते रहिए। डॉक्टर साहब, 40 साल पहले मैं सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे स्लिप डिस्क की समस्या हो गई थी। उस समय मेरे को बॉम्बे जाकर इलाज कराना पड़ा। डॉक्टर झुंझुनवाला उसमें थे, उन्होंने मेरे को 21 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखकर ट्रीटमेंट दिया और मेरे को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा। लेकिन वो समस्या आज भी मेरे पास साथ में एज इट इज़ ये स्लिप डिस्क की ये समस्या मेरे को हर 3-4 महीने के अंदर में हो जाती है, और उस वक्त मेरे को हार्ड बेड रेस्ट पे लेना पड़ता है। और कुछ एक्सरसाइज बताइए, वो मैं करता हूँ। तो क्या आपके पास में वर्तमान के अंदर में क्या इतनी एडवांस ऑपरेशन थेरेपी हो गई क्या कि स्लिप डिस्क ऑपरेशन कराया जा सके और उसको ठीक किया जा सके? स्लिप डिस्क का जो ट्रीटमेंट है आजकल एंडोस्कोपिक होता है। एंडोस्कोपिक का मतलब है कि बिल्कुल स्मॉल 4 to 5 मिलीमीटर इंसिजन से कैमरा अंदर जाता है, और उसी से जो आपका डिस्क वाला पार्ट, डिस्क की प्रॉब्लम का मतलब है कि आपका डिस्क जो है वो अपनी जगह से बाहर आ गया है, और बाहर आके उसने नस पे दबाव बना दिया है। तो वो जो पार्ट बाहर आया है उसको उस दूरबीन की सहायता से हटा दिया जाता है। और ये थेरेपी इतनी एडवांस हो गई है कि ये चीज़ लोकल एनेस्थीसिया में होती है, और पेशेंट को ऑपरेशन के 2 घंटे बाद चला के अगले दिन हम घर भेज देते हैं। अभी डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है लोगों को वो है नी पेन की। यस। अभी जस्ट 15 दिन पहले मैं भी इसी पेन से गुजरा हूँ, और ये पहली बार मेरे को हुआ है। मेरे को कभी कोई घुटने के संबंधी प्रॉब्लम थी जी नहीं, जबकि मेरी आयु 71 वर्ष की है। लेकिन ऑल ऑन सडन पेन ज़बरदस्त उठा और मैं चलने के काबिल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं हरिद्वार गया हुआ था, और बड़ी मुश्किल से मैंने वो 6-7 दिन रहे हैं। वो मेरा घूमना फिरना बिल्कुल बेकार हो गया, और मैं होटल के कमरे में ही मतलब बंद अपने आप को कर लिया। मेरी फैमिली घूम रही थी, और यहाँ पर मैं किसी हिसाब से पहुँचा जयपुर, और दर्द इतना सीवियर था मैं चल नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर राजीव गुप्ता को मैंने दिखाया, उन्होंने मेरे को पेन किलर वगैरह दिए, और उन्होंने एक्सरसाइज कर एक्सरे वगैरह निकलवाया, और उन्होंने कहा कि आपके घुटनों के अंदर में जेल बनना कम हो गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ये समस्या ऑल ऑन सडन डेवलप हो जाती है जैसे कि मेरे साथ में हुआ, और तो इसका निवारण घुटने के पेन का कैसे किया जा सके? तो देखिए, पहले मैं आपकी समस्या को समझाता हूँ कि आपके केस में हुआ क्या था। जो आपके घुटनों में अपन आम भाषा में बोलते हैं ग्रीस कम होना, और हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि कार्टिलेज का थिन हो जाना या ब्रिटल हो जाना। तो उसमें क्या होता है कि आपके घुटने के जो बोन है उनके ऊपर एक कार्टिलेज की कोटिंग होती है। वो कार्टिलेज की कोटिंग का पर्पस ये होता है कि वो बिल्कुल स्मूथ कोटिंग होती है, जिसके कारण से अपने घुटने में जब भी अपन मूवमेंट करते हैं तो वो मिनिमम फ्रिक्शन के साथ होता है। और भगवान ने हमको प्रोटेक्शन के लिए उन दोनों बोन्स के बीच में एक वॉशर या शॉक एब्जॉर्बर दिया है, जिसको हम मेनिस्कस या गद्दी बोलते हैं। तो आपके केस में क्या था कि आपके केस में एज के साथ जैसे जैसे वो कार्टिलेज घिसने लगता है तो आपके बोन की जो सरफेस है वो खुरदरी होने लगती है। जब आप हरिद्वार गए थे और हरिद्वार जाके जब आपकी ने एक्टिविटी लेवल बढ़ाया, सीढ़ी चढ़ना उतरना ज़्यादा रहा, तो आपके दोनों पैरों के बीच में, दोनों बोन्स के बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस होने के कारण से वो जो दोनों खुरदरी सरफेस हो गई थी, उनके बीच में जो कुशन, जो गद्दी भगवान ने दी है, वो सडनली ट्विस्ट होके वो डैमेज हुई थी। इस कारण से आपका दर्द एकदम से बढ़ गया था। तो आपका दर्द बढ़ने का कारण कार्टिलेज वाला नहीं, वो गद्दी वाला था, मेनिस्कस वाला था। तो मेनिस्कस जो था उसका जो इंजरी था वो इनिशियल ग्रेड का था, ग्रेड 1 ग्रेड 2, जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाती है। उसमें बस शुरू में हमको कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं, कुछ रेस्ट करना होता है, जिससे उस वाली मेनिस्कस पे स्ट्रेन नहीं पड़े। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो नेचुरली वो चीज़ वापस हील हो जाती है। तो इसीलिए आज वापस आप ठीक हो गए हैं। अब मेरे को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन अब यही है कि सर अपने आर्थराइटिस तो चालू हो ही चुका है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है क्या क्या एक्टिविटी हैं जिनको हमें कम कर देना चाहिए, जिससे कार्टिलेज पे प्रेशर कम आए। जैसे ज़मीन पे बैठना, आलती पालती मारकर बैठना, उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज करना। ये 4 चीज़ें हैं जो अगर आपके एज के साथ अगर घुटनों में दर्द आने लगे तो आपको कम कर देनी चाहिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना जो है, अगर आपको दिक्कत देने लगा है तो सीढ़ी चढ़ने उतरने को हमको कम कर देना चाहिए। जहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास लिफ्ट या एस्केलेटर है और सीढ़ियाँ भी हैं, तो प्रेफरेबली हमको एस्केलेटर या लिफ्ट यूज करनी चाहिए। पर जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ मजबूरी हो, वहाँ आप सीढ़ी आराम से चढ़ें। प्लस आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज करके हमारा पर्पस ये होता है कि हमारी जो थाई की मसल्स हैं
एज के साथ जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ता है हमारी थाई का साइज कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो घुटनों से नेगेटिव सिग्नल मिलने के कारण से वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि एक्सरसाइज करके आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, जिससे जब भी आप अपने घुटनों को काम में लें तो घुटने के मूवमेंट में जो बैलेंस ज़रूरी है वो बैलेंस आपका बना हुआ रहे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो घुटनों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम है, तो वॉक करना चाहे तो वॉक कितनी कर सकते हैं? क्योंकि जिसके घुटने में दर्द है उसको वॉक करने में भी प्रॉब्लम आती है, या कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि ऑपरेशंस में 100% ठीक हो ही जाती है दिक्कत, या वापस से ऑपरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है? इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे प्लीज़। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो यंग पेशेंट में भी कार्टिलेज को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। इसी कारण से हमारे जो यंगेस्ट पेशेंट नी रिप्लेसमेंट वाले होते हैं वो हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए हमारी सलाह यही है कि गठिया वाली जो तकलीफ़ है इसका दवाइयों से इलाज संभव है, पर ये दवाइयाँ लंबे टाइम चलती हैं। हमें उन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह नहीं छोड़ना चाहिए। उन दवाइयों का मकसद है कि हमारी बॉडी में खुद जो ऑटो एंटीबॉडी बन के कार्टिलेज को ख़राब कर रही हैं हम उनको कंट्रोल करते हैं। और ओल्ड एज में अगर ये तकलीफ़ आगे बढ़ जाती है और हमको लगता है कि हमारी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी है, हमें डेली वॉक करने में प्रॉब्लम होता है, अगर कोई मुझे बोलता है कि शादी में जाना है तो मुझे डर लगता है कि मैं कैसे चलूँगी, कैसे जा पाऊँगी, या किसी भी कारण से हमारी अगर सोशल लाइफ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, डेली लाइफ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि हम एक रूटीन काम को करने में भी असहज महसूस करते हैं इन घुटनों की समस्या के कारण, तो उन मरीजों के लिए नी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली एक वरदान है। इस सर्जरी की सक्सेस रेट इतनी अच्छी है कि हम बोलते हैं कि इसमें सिर्फ घुटना नहीं, इसमें पेशेंट की लाइफ बदल जाती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो तब पेशेंट जो होते हैं वो ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिर्फ अपने घुटनों में तकलीफ होने के कारण से अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर चुके होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उनके घुटनों को ठीक कर दें तो डेफिनेटली वो वापस पहले की लाइफ एंजॉय करते हैं। और ये चीज़ हम इतने सालों से ऑपरेशन करके देख रहे हैं, और यही एक कारण है। इस सर्जरी की सक्सेस की बात करें तो जो सक्सेस है दैट इज़ मोर देन 99% पेशेंट आर हैप्पी आफ्टर द सर्जरी। तो ये जो हैप्पीनेस है पेशेंट की, यही एक सोशल वेलकम हम बोलते हैं सर्जरी का, क्योंकि सर्जरी में अगर कोई सर्जरी पॉपुलर है इसका मतलब वो सक्सेसफुल है। और आज जिस तेज़ी से पेशेंट नी रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट करने लगे हैं वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोस में किसी मरीज को बेड से रहते हुए और ऑपरेशन के बाद पार्क में घूमते हुए देखा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके उत्तर से मेरा एक प्रश्न उपजा है। हाँ, कि नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कॉमन आदमी को ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ। नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 2.5-3 लाख रुपये एक नी रिप्लेसमेंट का जनरली लगता है। मेरी सिस्टर ने भी करवाया था, वो ऑपरेशन कराने के बाद में इतने पेनफुल प्रोसेस से गुजरी, यानी वो 3 महीने तक तो प्रॉपर्ली चल नहीं पाई घुटना रिप्लेसमेंट करने के बाद में भी। वो तो क्या एफ्लुएंस है, अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन आदमी जो घुटना रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता उसके पास कॉस्ट नहीं है। तो क्या ये परमात्मा की दी वो जो नी है, इसको क्या बिना रिप्लेसमेंट के नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है क्या? अगर हम समय पे सचेत हो जाते हैं और अपने घुटनों का ध्यान रखने लग जाते हैं, उस कंडीशन में हम इन्हीं घुटनों को और ज़्यादा लंबा चला सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और उसके बाद भी हम अपनी जिद पे ही रहते हैं कि नहीं, मेरे को तो इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करना है, मैं वेस्टर्न का मोड यूज़ नहीं कर सकता, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं उठ नहीं पाता, 2 लोग सहारा लेके उठाते हैं, पर फिर भी मैं तो सारी एक्टिविटी ज़मीन पे ही बैठूँगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम जिद पे आते हैं तो जो परमात्मा ने घुटने दिए हैं तो आप जिद से उनको जीत नहीं सकते हैं। तो भगवान ने जो उनकी लाइफ दी है वो उतनी ही लाइफ है। बट दूसरी बात ये है कि जो अपन बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो कॉस्ट वाली जो चीज़ है इसमें देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जो घुटनों में जो इम्प्लांट आता है, जो ऑपरेशन में एक बड़ा फैक्टर होता था रेट ज़्यादा होने का, उसकी रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है। तो जो घुटने किसी टाइम पे 1.5 लाख रुपए के आते थे, आज की तारीख में वो घुटने भी 65,000 और 85,000 रुपये में आ जाते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि एक घुटने की कॉस्ट 2.5 लाख 3 लाख जो है वो हमारे हॉस्पिटल ने कुछ स्पेशल ग्रुप के लिए, जो इकोनॉमिक ग्रुप है उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज भी बनाए हैं, जिससे एक साधारण आदमी जो सिर्फ अपनी तकलीफ़ के कारण से अपनी रूटीन एक्टिविटी बंद कर चुका है पर अफोर्डेबिलिटी नहीं होने के कारण से ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज भी बनाए हैं, जिसमें वो करीब 1,60,000 रुपये के आसपास में उनका एक साइड का घुटना बदल जाता है और वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब, दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ हो सकता है?
या एक घुटने का ऑपरेशन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक घुटने में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आएगी तो दोनों घुटने में एक साथ आएंगी? इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों घुटने जो हैं वो दोनों ही बराबर काम आए थे, दोनों ही एज रिलेटेड प्रोसेस है, तो जनरली दोनों घुटने ही खराब होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो ऑपरेशन होता है उसमें भी हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ हो। कितने दिन का रेस्ट जरूरी है और नॉर्मल चलने में उसको कितने दिन के बाद में, ऑपरेशन के बाद में वो चल सकता है? देखिए, हमारा जो एक स्पेशल प्रोटोकॉल है उसमें ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद हम मरीज को अगले दिन से वॉकिंग चालू कर देते हैं, उसके अगले दिन पेशेंट वॉकर की सहायता लेकर वॉशरूम यूज करना चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और तीसरे दिन पेशेंट सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू कर देता है। अच्छा। और सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू करने के बाद जब वो ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद हम उनको घर भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि हायर एज के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो आफ्टर 40 स्वस्थ जोड़े मतलब हेल्दी नी रखने के लिए क्या क्या टिप्स जनरल हम लोग यूज़ कर सकते हैं? मतलब हम सिर्फ घुटने नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि 40 साल का जो आदमी है वो उस चीज़ को समझे कि क्या करूँ कि मैं नॉर्मल ही रहूँ। वो बहुत बढ़िया। फ्रॉम माई ऑल आवर पर्सपेक्टिव। ऑल आवर पर्सपेक्टिव। तो उसमें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहली चीज़ होती है हमारी बोन डेंसिटी। भगवान ने हमारी बोन को इस तरह से बनाया है कि जब हम ग्रो करते हैं तो 30 साल तक हमारी बोन मजबूत होती जाती है और 30 साल के बाद फिर वो कमज़ोर होना चालू होती है। तो 40 ईयर वो एज है जहाँ पे हमारी बोन कमज़ोर होना चालू हो जाती है। तो वो ऐसा टाइम है जहाँ पे हमको उनको मजबूत रखने के लिए मेहनत करनी होती है। उसमें पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज, क्योंकि बोन्स के लिए एक रूल है, आप बोन्स को जितना ज़्यादा उन पर लोड देंगे वो उतनी स्ट्रांग होती जाएंगी। 40 साल में आपकी कार्टिलेज नॉर्मल होती है, इसलिए आप बोन पे जितना भी लोड दें आप सेफली दे सकते हैं। तो बोन पे आप जितना स्ट्रेस देंगे वो उतनी मजबूत होती जाएंगी। इसका मतलब है कि हमें हमेशा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो जिम एक्टिविटी हो। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपके डाइटरी, तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेंगे, जिसके बारे में अभी डॉक्टर आकांक्षा आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या डाइट आपके लिए अच्छी है। दूसरा, ऐसी डाइट जो आपके लिए कैल्शियम रिच हो, अगर वो लें तो उससे आपकी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डाइट के अंदर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें, जैसे कि आपने मिल्क से रिलेटेड जैसे दही, छाछ, लस्सी, इस तरह की चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे पीते हैं, दिन में 1 ग्लास या 2 ग्लास आप दूध पीजिए। और कैल्शियम से रिलेटेड जो कैप्सूल्स होते हैं, जो डॉक्टर सर्जन्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो आप अगर एवरी डे भी लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि ज़्यादा मेडिसिन खाएंगे तो हमें कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो अगर आप कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, मल्टीविटामिन्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप उसे खा सकते हैं। और उसके अलावा विटामिन डी जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोपहर में आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम निकालिए। और जो गर्मी होती है, पीक टाइम होता है जो 11 से 12 का या 10 से 11 का टाइम है, उसमें आप धूप में जाके बैठिए, तो उससे आपको मैक्सिमम सनरेज से आपको विटामिन डी मिलता है, उससे आपकी हड्डियों को बहुत सपोर्ट मिलता है। क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इंडोर में अंदर रहने की है, एसी के अंदर मैक्सिमम रहने की है, तो उससे काफ़ी बोन्स पे फ़र्क पड़ता है। तो उससे आप बाहर निकलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, धूप के अंदर बैठिए, आप कोई ना कोई, जैसे कि सर ने बताया, आप गेम्स खेलिए, स्पोर्टी एक्टिविटीज़ कीजिए, और इस तरह के कुछ ना कुछ आप छोटे छोटे इवेंट्स क्रिएट कीजिए जिसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट रख सकें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके अलावा डाइट के अंदर आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इंटेक मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप स्प्राउट्स हो गया, मूंग से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, उबली दालें हो गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट दिन में आप इसका एक रूटीन आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि दिन में आपने एक बार आपने मॉर्निंग में ये खा लिया, आफ्टरनून में ये खा लिया, शाम को आपने कुछ उबला हुआ लाइट फूड ले लिया। नाइट में हमेशा आपको लाइट फूड खाना चाहिए, सो दैट इससे बॉडी भी आपकी रिलैक्स रहती है। रात में हमेशा हैवी खाना खा के नहीं सोना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोटीन डाइट एंड द कैल्शियम रिच डाइट। आज हमारी ये चाय पे चर्चा डॉक्टर ललित मोदी और डॉक्टर आकांक्षा के साथ हुई, जो बहुत ही यूज़फुल हुई और हमें बहुत सारी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही सीके बिरला हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर चाय पे चर्चा पर बुला करके, और हमारी जो क्वेरी थी उसको उन्होंने अच्छी तरह सॉल्व किया है, और हम इसका ध्यान रखेंगे। हमने जनरली जो प्रश्न किए हैं वो सामान्य लोगों की जो समस्या आती है उससे संबंधित ही किए हैं, तो इसका लाभ, इस चाय पे चर्चा का लाभ सबको मिलेगा। और हमें एक जो नई जानकारी डॉक्टर साहब ने उपलब्ध कराई है कि सीके बिरला हॉस्पिटल का एक मानवीय पक्ष भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने से घबराने की, बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ बहुत खर्चे लगेंगे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपको हर तरह के सहयोग करने के लिए हॉस्पिटल तैयार बैठा हुआ है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ
कि आज की ये चर्चा हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है और हमें हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।